चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? इज माई स्क्रीन विजिबल टू एवरीवन? सब कुछ ठीक है? कनेक्शन इज ओके? जस्ट गिव मी अ थम्स अप, देन विल स्टार्ट द क्लास। फुल स्क्रीन नहीं है क्या? फुल स्क्रीन है बच्चों ये। एक मिनट, लेट मी सी कैसा दिख रहा है। बच्चों इससे ज्यादा फुल स्क्रीन नहीं होगा ये, फिर भी लेट मी ट्राई वंस। इससे ज्यादा फुल स्क्रीन नहीं हो रहा है ये इसका फुल है, ठीक है। आप लोग अपने क्या फोन में जूम कर सकते हो, है ना। चलो लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज हमारा क्लास रहेगा, वी विल डिस्कस सम एमसीक्यूज रिलेटेड टू जितना भी हमने अब तक पढ़ा है, प्लस अगर टाइम बचता है एट द एंड ऑफ क्लास तो हम अपना कल का बचा हुआ रिमेनिंग टॉपिक भी कंप्लीट करेंगे। ओके बच्चों, तो सब लोगों ने पानी वानी पी लिया? किस किस की आज क्लास थी? एनर्जी है सब में पूरी पूरी? एंड मैं ये अप्रिशिएट करूंगी अगर आप सब लोग अपना रिस्पॉन्स दोगे क्लास के अंदर। 31 स्टूडेंट्स हैं, मैं चाहती हूँ एटलीस्ट 25 प्लस रिस्पॉन्स करें। ठीक है बच्चों, चलो। नाउ आंसर दिस फर्स्ट क्वेश्चन। विच ligament help in maintaining the anteverted uterus? Which ligament help in maintaining the anteverted uterus? अरे वाह, गुड 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 गुड, वेरी गुड। ओके, नाइस 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 नाइस। सो वेरी गुड बच्चों, आपको तो इसका आंसर पता है। यू ऑल आर करेक्ट बच्चों। तो सो द आंसर इज राउंड लिगामेंट एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लिगामेंट, ठीक है। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग व्हाट बच्चों? फॉरवर्ड बेंडिंग ऑफ द यूट्रस। ओके, दिस हेल्प्स इन मेंटेनिंग द फॉरवर्ड बेंडिंग ऑफ यूट्रस। एंड इसमें एक और क्या चीज है? फॉरवर्ड बेंडिंग को क्या हम एंटी वर्जन कह सकते हैं बच्चों? एंटी वर्जन कह सकते हैं, कैन वी कॉल इट एंटी वर्जन? इफ इट इज बैकवर्ड बेंडिंग तो हम क्या बोलते हैं? If there is backward bending of the uterus, then what term we use? So, if there is backward bending of uterus, we use the term, बच्चों, retroversion. Very good. You all are right. We use the term retroversion. Is that clear to all बच्चों? पिस्कैक? अचानक से पिस्कैक कमेंट में कौन क्यों लिख रहे हो बच्चों? Why? चलो, now you will tell me what will be the normal weight of the uterus in nulliparous women. What is the normal weight of uterus in a nulliparous women? First of all, you all guys tell me what is the meaning of this nulliparous women? Okay, 2% has answered. I want all of you to answer it. Come on, fast, fast, fast. Very good, very good, very good. Okay, okay, okay. So before discussing the question, let me discuss this. What is the nulliparous meaning? Nulliparous is a woman जो कि अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई है, मतलब it is a woman which is not pregnant till now. Yes बच्चों, till now। तो इसमें पूछ रहे हैं जो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल का यूट्रस कितना बड़ा होता है। सो तो आंसर विल बी, जो नॉन प्रेग्नेंट का यूट्रस होता है, इट इज 60 to 80 ग्राम्स। ओके बच्चों,
60 to 80 gram is the capacity of the non-pregnant uterus. And if I ask you, what is the capacity of a pregnant uterus? Full term pregnant uterus कितना कितना stretch हो सकता है? What is the capacity of full term pregnant uterus? So if अगर क्वेश्चन में ऐसा आता है कि फुल टर्म प्रेग्नेंट यूट्रस का वेट कितना होता है या कैपेसिटी कितनी होती है, देन यू विल ऑल ऑफ यू विल आंसर बच्चों yes 1000 grams approximately. 900 to 1000 is correct. 1 to 1.1 is also correct, but on an average we use the 1000 grams. Okay बच्चों, if you all know it is very good. अगर जिसको नहीं पता जस्ट स्टार मार्क करके साइड में नोट्स के लिखते चलो. जो भी आज हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, आप हमने 1 2 3 4 किया, तो आप क्वेश्चन आंसर मत डिस्कस करो, आप उसकी एक्सप्लेनेशन अपने नोट्स में लिखते चलो, क्योंकि ये पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगी. इज दैट ऑल? इज दैट करेक्ट? इज दैट ऑल राइट बच्चों? ओके. तो मैंने देखा नल्ली पैरस वुमेन इज अ वुमेन विच इज नेवर बीन प्रेग्नेंट टिल नाउ. नाउ अगर मैं पूछूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमी ग्रेविडा बच्चों? प्राइमी ग्रेविडा कौन सी फीमेल होती है? जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती है. ओके बच्चों, फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट, वेरी गुड. जो वीमेन फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है वी टर्म प्राइमी ग्रेविडा. अगर मल्टी ग्रेविडा मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टी ग्रेविडा बच्चों? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टी ग्रेविडा? मल्टी ग्रेविडा वुमेन जो मल्टीपल टाइम प्रेग्नेंट हुई है. ओके ओके, चलो, मेनी टाइम प्रेग्नेंट. ओके. एल्डरली प्राइमी ग्रेविडा क्या होती है बच्चों? व्हाट इज एल्डरली प्राइमी ग्रेविडा? व्हाट इज एल्डरली प्राइमी ग्रेविडा बच्चों? एल्डरली प्राइमी ग्रेविडा इज अ वुमेन जिसके एज जो है वो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो रही है, बट द एज इज मोर देन 35 ईयर्स. इज दैट करेक्ट? वेरी गुड बच्चों, आई एम वेरी इंप्रेस्ड. आप सब लोग प्रिपेयर करके आए हो, सबने नोट्स रिवाइज किए हैं. वेरी गुड 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 गुड. चलो, नाउ आंसर दिस क्वेश्चन बच्चों. Which part of the fallopian tube most is most common site of fertilization? ओके, आंसर आने स्टार्ट हो गए फटाफट से. सो लेट्स, आप आंसर करो, इतने में यहाँ पे एक एनाटॉमी बना देती हूँ. ओके, वेरी गुड बच्चों, यू ऑल आर राइट. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन, मोस्ट कॉमनली फर्टिलाइजेशन होती है एम्पुला वाले पार्ट में. ओके बच्चों, नाउ यू विल आंसर मी व्हाट इज दिस पार्ट कॉल्ड बच्चों? व्हाट इज दिस पार्ट कॉल्ड? This part of the fallopian tube is the cornua. cornua का जहां से आपके स्टार्ट हो रही है कॉन्ट्रैक्शन होना. ओके, और कॉन्ट्रैक्शन कैसे जाते हैं? यहां से स्टार्ट होके नीचे 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 ऐसे जाएगा. देन दिस प्रॉक्सिमल जो है यूट्रस के, दिस पार्ट इज कॉल्ड बच्चों व्हाट? इंटरस्टिशियम. ओके, दिस पार्ट इज कॉल्ड बच्चों व्हाट? isthmus. और ये वाइडेस्ट पार्ट जो है, दिस इज कॉल्ड द एम्प्यूला. ओके, दिस इज कॉल्ड द इनफंडिबुलम. हमने कई बार मल्टीपल टाइम डिस्कस किया है, तो मैंने इसको थोड़ा फास्ट में ले लिया. नाउ यू विल आंसर मी बच्चों यहां पर. वेरी गुड. कॉर्नोआ, इंटरस्टिशियम, isthmus, एम्पुला, इनफंडिबुलम, फिम्ब्रे, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आदि फिम्ब्रे, और यहाँ पर आपकी ओवरी प्रेजेंट है. इज दैट क्लियर टू ऑल? नाउ if I ask you which kind of cell are present in the fallopian tube? Which kind of cell are present in the fallopian tube? So there are two type of cells present in the fallopian tube. One are the ciliated columnar epithelium. Okay बच्चों, and another type of cell which are present in fallopian tube, वो क्या है? So the another type of cell are the
पेग सेल्स। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं दे आर नॉन सिलिएटेड। ओके, so what are the function of the ciliated columnar epithelium? They help in the movement of the fertilized egg into the uterine cavity. क्या करते हैं? They helps in movement of zygote into uterine cavity. और ये पेग सेल्स क्या कर रहे हैं बच्चों? व्हाट आर दिस पेग सेल्स डूइंग? दे आर डूइंग नथिंग, दे आर जस्ट प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड न्यूट्रिशन। ओके बच्चों, just providing support and nutrition. Is that clear to all? Is that clear to all? Yes or no? Very good. So the answer to this question, और मेरा क्वेश्चन था कि कौन से पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होती है? सो द आंसर इज this part, the widest part, ampulla is also called the widest part of the fallopian tube, और इस part में आपकी fertilization होती है. Is that clear to all? Now answer this question बच्चों. Which hormone is mainly secreted by the corpus luteum? Which hormone is mainly secreted by the corpus luteum? Okay. So all are answering बच्चों. Progesterone is the hormone which is secreted by the corpus luteum. So अब हम थोड़ा सा menstrual cycle को थोड़ा सा देख लेते हैं. तो हमने क्या देखा था, सीखा था बच्चों menstrual cycle से? आप लोग मुझे साइड बाय साइड गाइड करते रहना, ठीक है? यू विल आंसर मी, जो जो मैं पूछूंगी जस्ट फोकस्ड होके बैठो. जैसे ही प्यूबर्टी आ रही थी बच्चों, फीमेल को आ रही थी प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम पे क्या एक्टिवेट हो रहा है आपका? एचपीओ एक्सिस. Yes, HPO axis is activating, which is called hypothalamo pituitary axis. Okay, बच्चों, this is activating at the time of puberty. ये क्या कर रहा है? फिर एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल जा रहा है. सॉरी, फर्स्ट क्या हो रहा है? यहां से आपके निकल रहे हैं GnRH. GnRH कॉल बच्चों व्हाट? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. और ये जाके किसको स्टिमुलेट करते हैं? दे स्टिमुलेट which part of the pituitary gland बच्चों? They are stimulating the anterior pituitary. Is that clear to all? Anterior pituitary में क्या क्या निकालता है? FSH प्रेजेंट होता है, LH प्रेजेंट होता है. तो ये जो स्टार्टिंग में प्यूबर्टी के टाइम पे जब HPO एक्सिस एक्टिवेट हुई, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन निकला, वहां से एंटीरियर पिट्यूटरी जब एक्टिवेट हुई, तो फर्स्ट टाइम हमारा FSH आपका वहां से रिलीज हो रहा है. FSH रिलीज हो रहा है. अब FSH ने किस पे एक्ट किया बच्चों? ओवरी के ऊपर. FSH ने ओवरी पे किया. ओवरी के अंदर फॉलिक्यूलर सेल्स प्रेजेंट है बच्चों, बहुत सारे फॉलिक्यूलर सेल्स पड़े प्रेजेंट हैं. और एज द नेम इज ऑल्सो क्लियर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FSH बच्चों? इट इज कॉल्ड द फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन. यस और नो बच्चों? दिस इज कॉल्ड द फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन. तो एज द नेम सजेस्ट कि ये फॉलिकल को जाके स्टिमुलेट कर रहा है. अब जब फॉलिकल्स स्टिमुलेट हो गई, वहां से क्या निकल रहा है बच्चों? ईस्ट्रोजन निकल रहा है. इतना आपको समझ आ रहा है? अब ईस्ट्रोजन ने, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल आंसर मी, ईस्ट्रोजन क्या करेगा? पॉजिटिव फीडबैक देगा या नेगेटिव फीडबैक देगा? फटाफट से आंसर करो. हाँ, वेरी गुड बच्चों. सो अब क्या किया? ईस्ट्रोजन जो था आपका, ये घर का बेबी है. अब ये जिसने इसको निकाला है उसी को नेगेटिव फीडबैक दे रहा है. तो अब ये जाके दे रहा है नेगेटिव फीडबैक टू FSH. ये हम समझ सकते हैं, इसने नेगेटिव फीडबैक दिया टू FSH. साथ में इसने पॉजिटिव फीडबैक किसको दिया बच्चों? ये फटाफट आंसर कर दो बस मुझे. आई वॉन्ट दिस पॉजिटिव. ओह वेरी गुड बच्चों, आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस्ड. पॉजिटिव फीडबैक टू LH बच्चों, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. ओके बच्चों, एंड दिस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजेस अगेन विच ऑफ? प्रोजेस्टेरोन.
सो दैट वाज द होल कहानी जो हमने डिस्कस कर ली। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कर रहा है बच्चों। मेजर तो ये प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है, बट कुछ कुछ ये इस्ट्रोजन भी निकालता है। क्यों निकाल रहा है बच्चों इस्ट्रोजन? देखो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, एलएच भी आपकी ओवरी पे एक्ट कर रहा है, ओवरी में फॉलिकुलर सेल्स पे। अब फॉलिकुलर सेल्स के पास ईस्ट्रोजन के लिए भी रिसेप्टर है और प्रोजेस्टेरॉन के लिए भी रिसेप्टर है। अगर एफएसएच आके ओवरी को स्टिमुलेट करता है, ओवरी के फॉलिकुलर सेल को अगर एफएसएच आता है उसको स्टिमुलेट करने, तो एफएसएच की प्रेजेंस में आपका ईस्ट्रोजन रिलीज होता है। बट एलएच आता है फॉलिकुलर सेल को स्टिमुलेट करने, तो एलएच की प्रेजेंस में वो निकालता है आपका प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है बच्चों, इज दैट क्लियर टू ऑल? ओके, नाउ आंसर क्वेश्चन बच्चों। The functional layer of the uterus that is shed during menstruation. Functional layer of the uterus that is shed during menstruation is what? तो कुछ बच्चों ने बच्चों सी आंसर किया है, कुछ बच्चों ने डी आंसर किया है। चलो, इसमें थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज है, कोई बात नहीं, वी विल डिस्कस इट। तो फोकस होके सब सुनेंगे अब। क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन? मेंस्ट्रुएशन, सबसे पहले तो यू विल टेल मी मेंस्ट्रुएशन इज पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल? मेंस्ट्रुएशन इज अ फिजियोलॉजिकल फिनोमिना। फिजियोलॉजिकल का मतलब क्या बताया था मैंने? फिजियोलॉजिकल इज समथिंग विच इज नॉर्मल। मतलब इफ अ फीमेल इज अंडरगोइंग मेंस्ट्रुएशन एंड, तो ये हमारे लिए नॉर्मल चीज है, तो इट इज नॉर्मल। और होता क्या है, यूजुअली देयर इज शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम में एंडोमेट्रियम की शेडिंग होती है, बट यहाँ पर तो एंडोमेट्रियम एक भी ऑप्शन में नहीं है। तो व्हाट विल बी द आंसर? देखो बच्चों क्या है, एंडोमेट्रियम की एक सुपरफिशियल लेयर होती है। Okay, there is a superficial layer of endometrium which is called stratum functionalis. Okay, there is a superficial layer of the endometrium which shed in menstruation. So ये एक superficial level है endometrium के ऊपर जो कि shed होती है every month during menstruation, and this is shed during menstruation. Okay बच्चों, just write it down, it is a new thing for all of you. Is that clear to all? But so the answer to this question will be stratum functionalis. Is that clear to all बच्चों? जिसने भी सी आंसर दिया था, they all are right. जिसने डी आंसर दिया, डोंट वरी, यहाँ पे गलती हो सकती है, एग्जाम में नहीं करनी। ओके, सो अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करें बच्चों। अच्छा, इफ आई आस्क यू डिफरेंट डिफरेंट डिसऑर्डर ऑफ द मेंस्ट्रुएशन, तो विल यू एबल टू आंसर मी बच्चों? If I ask you what is the normal blood loss in menstruation, what is the normal blood loss in menstruation बच्चों? It is between 5 to 80 ml. As I told you earlier, if it is less than 5 ml, then what we called it बच्चों? We called it oligomenorrhea. Yes or no? And if it is more than 80 ml, if it is more than 80 ml, we call it what बच्चों? Menorrhagia.
पॉलीमोन्यूरिया इज डिफरेंट, बट हम बस ब्लड लॉस के बेसिस पे बात कर रहे हैं। हैवी ब्लीडिंग इज मेनोरेजिया। ओके बच्चों, ओलिगो मतलब क्लियर था, जो कम अमाउंट में हो रहा है, लेस ब्लीडिंग। मेनो मतलब मेनोरेजिया इज हैवी ब्लीडिंग। ओके बच्चों, there is another term which is called metorrhagia. What is this called बच्चों? Metorrhagia is something, suppose करो there are two different menstrual cycle, एक महीने में आपकी होती है, फिर सेकेंड मंथ में स्टार्ट होती है, बीच में आपको किसी टाइप की कोई ब्लीडिंग नहीं होती, बट देयर इन सम केसेस ड्यू टू सम कॉज, जो कि कुछ भी हो सकता है, उसकी वजह से इफ देयर इज इंटर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, मतलब एक मेंस्ट्रुअल साइकिल दूसरे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में इफ देयर इज अ ब्लीडिंग, तो उसको क्या बोलते हैं? मेटोरेज। इट इज डिफाइंड एज इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। मतलब एक मेंस्ट्रुअल साइकिल और दूसरी मेंस्ट्रुअल के साइकिल के बीच में अगर देयर इज ब्लीडिंग, इट इज कॉल्ड इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। और बच्चों ये ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, कुछ कितने भी दिन हो सकते हैं, तो ये कुछ जस्टिफाइड नहीं है। बस फीमेल आके बोलेगी कि मेरे अभी मेंसेस खत्म हुए थे, मेरी नेक्स्ट डेट इतनी इतनी तारीख को है, लेकिन मुझे अचानक फिर से पीरियड्स आ गए, तो ये वो हिस्ट्री देगी। मतलब दो पीरियड्स के बीच में अचानक से ब्लीडिंग आ जाए, दैट इज कॉल्ड द इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ब्लीडिंग इन बिटवीन पीरियड्स। ओके बच्चों, देन कुछ बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, मैम पॉलीमेनोरिया भी है, ज्यादा ब्लीडिंग है, मेनोरेजिया भी ज्यादा ब्लीडिंग है, तो अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने पिछली बार भी आपको क्लियर किया, पॉलीमेनोरिया क्या होता है बच्चों? मतलब जल्दी जल्दी मेंस्ट्रुएशन हो जाना, जल्दी जल्दी, समझ लो किसी की डेट इस पहले थी 12, अब हो गई वो 5, फिर हो गई और जल्दी, मतलब जल्दी जल्दी रिपीट हो जाना, बहुत जल्दी जल्दी से मेंस्ट्रुएशन बार बार रिपीट हो रही है, बट इट इज नॉट नेसेसरली कि उस जल्दी रिपीट होने के साथ साथ उसको हैवी ब्लीडिंग भी है। बट हैवी ब्लीडिंग सिर्फ और सिर्फ मेनोरेजिया में होती है। अगर कोई आपसे बोले पॉलीमेनोरिया, मतलब एक से ज्यादा बार महीने में मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रही है, मतलब बार बार जल्दी जल्दी आ रही है, लेकिन पेशेंट को अगर हम पूछेंगे कि आपको ब्लीडिंग कितनी हो रही है, तो मे बी वो आंसर करेगी कि मैम मेरे को नॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है, या नॉर्मल से कम हो रही है, बट लेकिन मेरे को पीरियड जल्दी आ रहा है, इस टाइप की वो हिस्ट्री देगी। मेनोरेजिया में क्या होगा, वो बोलेगी कि मेरे को बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है, घंटे मुझे पैड सेचुरेट हो जाता है, मुझे चेंज करना पड़ता है, ये बात सबको क्लियर है। दिस इज पर्टिकुलरली एसोसिएटेड विद हैवी ब्लीडिंग। ओके, एंड पॉलीमेनोरिया में इंक्रीज हो जाते हैं मेंस्ट्रुएशन का टाइम, maybe 2 time in a month. Is that clear to all? This point is clear to all बच्चों? ओके, एंड हमने एक और टर्म देखा था विच इज कॉल्ड बच्चों व्हाट? क्रिप्टोमेनोरिया। जब हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्कस किया था, देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द क्रिप्टोमेनोरिया। क्रिप्ट मतलब क्या होता है? एनी चीज जो कि कोई भी चीज जो हिडन है, और हिडन क्या है बच्चों? यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन हिडन है, और इसके रीजन हमने पढ़े थे। इसके रीजन डिफरेंट, ऐसी कोई भी कंडीशन जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही है, फीमेल को मेंस्ट्रुएशन होती है, बट मेंस्ट्रुअल ब्लड बाहर नहीं आ पाता। अब बाहर क्यों नहीं आता? हो सकता है उसका पैसेज ब्लॉक है। पैसेज क्या है बच्चों बाहर आने का? वेजाइना। वेजाइना के ऊपर एक पार्शियल मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है विच इज कॉल्ड हाइमन, और कभी कभी वो हाइमन या तो थिक होता है या इम्परफोरेटेड होता है, जिसकी वजह से ब्लीड बाहर नहीं आ पाता। और जब बहुत टाइम तक इकट्ठा होता रहेगा वहां पे पीछे ब्लड, तो आपको जो विजुलाइज पर वेजाइनल विजुलाइजेशन जब हम करेंगे, तो आपको ब्लूइश वेजाइना दिखेगी ड्यू टू कलेक्शन ऑफ ब्लड। किसकी वजह से? ड्यू टू कलेक्शन ऑफ ब्लड। बच्चों इसमें ना एक सिम्टम लेकर आती है फीमेल। व्हाट इज दिस स्पेसिफिक सिम्टम जो क्रिप्टोमेनोरिया के पेशेंट लेकर आते हैं?
सो इफ समवन आस्क यू कि मैम व्हाट, हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि जब उसको मेंस्ट्रुअल ब्लड बाहर ही नहीं आ रहा तो हमें कैसे पता चलेगा उसको कोई दिक्कत है? तो हो सकता है ना बच्चों, वो एक पर्टिकुलर सिम्टम देगी, शी विल कंप्लेन ऑफ साइक्लिकल पेन। मतलब एवरी, वो बोलेगी मैम एवरी मंथ कुछ पर्टिकुलर डेज में मुझे पेन होता है, डिसमेनोरिया जैसा होता है, बट मुझे मेंस्ट्रुएशन नहीं होती। और देयर इज पेल्विक बल्ज, एब्डोमेन में आपको सुप्राप्यूबिक बल्ज दिखेगा ड्यू टू कलेक्शन ऑफ ब्लड। फिर अगर हम पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें ब्लूइश वेजाइना दिखेगी, ब्लूइश ब्लूइश कुछ दिखेगा, विच इज ड्यू टू इम्परफोरेटेड हाइमन, विच इज ड्यू टू कलेक्शन ऑफ ब्लड बिहाइंड द वेजाइना। इज दैट क्लियर टू ऑल? वेरी गुड। सो अगर क्वेश्चन में आपको कहीं पे भी दिख जाए साइक्लिकल पेन, तुरंत आंसर क्या होगा आपका? क्रिप्टोमेनोरिया। कहीं पे भी दिख जाए हैवी ब्लीडिंग, व्हाट विल बी योर आंसर? मीनोरेजिया। तुरंत आंसर दिख जाए आपको इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, दीज आर दी मार्कर पॉइंट बच्चों। हैवी ब्लीडिंग मेनोरेजिया, क्या बोलते हैं, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग मेटोरेजिया। इज दैट क्लियर टू और? साइक्लिकल पेन, फीमेल इन कंप्लेनिंग ऑफ साइक्लिकल पेन, देन योर आंसर विल बी क्रिप्टोमेनोरिया। ओके। और there is another time which is called menometorrhagia. There is another term, menometorrhagia. So according to you, what will be the meaning of this बच्चों? ये दो वर्ड से मिलके बना है. This is made up of two words. First is menorrhagia, then the and second one is metorrhagia. मतलब इसके अंदर menorrhagia के सिम्टम भी होंगे and metorrhagia के सिम्टम भी होंगे. अगर menorrhagia है, that means it the patient will have heavy bleeding. Is that clear to all? एंड अगर मेटोरेजिया है तो हैवी ब्लीडिंग भी हो रही है उसको, साथ में दो पीरियड्स के बीच में उसको ब्लीडिंग और हो रही है, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है, प्लस में इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। क्या आपको इतना क्लियर है? इज दैट क्लियर टू ऑल? अगर कोई आपसे पूछे, आपको नॉर्मल रेंज बता पाओगे बच्चों? ये सब याद कर लो बच्चों, दीज आर दी पॉइंटर्स। 5 to 80 ml is the normal, less than 5 ml oligomenorrhea, more than 80 ml menorrhagia. Menorrhagia is heavy bleeding, oligomenorrhea is less bleeding. Just wait a minute बच्चों. Is that clear to all? Is that clear to all? This question is clear to everyone. जिन्होंने पहले अटेंड किए ये क्लास या नहीं किए, क्या आज के सेशन में उनको ये सब समझ आया? चलो, let's move on to the next question, which is what बच्चों? What is the normal position of the uterus? What is the normal position of the uterus? Normal position of the uterus is, everyone is बच्चों, it is antiverted and antiflexed. So let's discuss in detail what is antiversion, what is antiflexion. तो हमने antiversion तो पहले डिस्कस किया था. एंटी मतलब अगर फॉरवर्ड बेंडिंग है, if there is forward bending of the uterus, सपोज करो बच्चों this is your bladder, okay, if this is your bladder and this is your rectum, okay, and इसके बीच में you have your uterus, okay, you have your uterus, this is the bladder, this is the uterus and this is the rectum. अब अगर if this uterus bend forwards, मतलब आगे की तरफ towards the bladder, अगर ये झुक जाता है, that is called the anteversion. और if it bends backwards, मतलब towards the rectum, then we would, what we use the word, we will use the word retroversion. ओके बच्चों,
आर इज रिलेटेड टू द रेक्टम, आप ऐसे मेमोराइज कर सकते हो, आर रेट्रोवर्जन में भी आ रहा है, आर रेक्टम में भी आ रहा है। अगर यूट्रस रेक्टम की तरफ बेंड करेगा देन यू विल यूज द टर्म रेट्रोवर्जन, ठीक है। अगर आपका यूट्रस ब्लैडर की तरफ बेंड करेगा देन यू विल यूज द टर्म एंटीवर्जन। तो हमसे नॉर्मल पूछा था, नॉर्मल पोजीशन इज एंटीवर्जन एंड एंटी फ्लेक्शन। तो हम देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटीवर्जन। तो मैंने, आप यहां पर भी देखो, दिस इज योर यूट्रस बच्चों, and this is the vagina. Is that clear to all? This structure is uterus and this structure is vagina. Okay. So, बच्चों यहां पर क्या हो रहा है? If we measure the angle between the एंटी वर्जन में क्या आता है बच्चों? एंटी वर्जन में देर इज वी, वी आ रहा है एंटी वर्जन में, वी को हम एसोसिएट कर सकते हैं वेजाइना से, यस और नो? हम बस ये मेमोराइज करने के लिए वी आर यूजिंग दिस ट्रिक। एंटी वर्जन में आपका वी आता है एंड वी इज रिलेटेड टू वेजाइना। ओके, हमने मेमोराइज कर लिया कि जहां पे एंटी वर्जन है तो वहां पे वेजाइना का रोल है। अब एंटी वर्जन में हम लोग अपना एंगल मेजर करते हैं, इट इज बिटवीन दी वेजाइना, वेजाइना इज दिस, एंड द सर्विक्स, दिस इज द सर्विक्स एंड दिस इज द वेजाइना, दिस पार्ट इज द सर्विक्स एंड दिस इज द वेजाइना। वेजाइना एंड सर्विक्स के बीच में जो एंगल है, दिस इज द एंटीवर्टेड एंगल, एंगल ऑफ एंटीवर्जन, एंड इट इज 90 डिग्री। क्या है बच्चों? इट इज 90 डिग्री। और अगर एंटी फ्लेक्शन की बात करें तो वहां कहाँ कहाँ पे हम मेजर कर रहे हैं? वी आर मेजरिंग द एंगल बिटवीन द सर्विस अगेन एंड द यूट्रस। अगर मैं एक सर्विक्स से सीधी लाइन खींचूं और यूट्रस से एक सीधी लाइन खींचूं तो सर्विक्स और यूट्रस के बीच में जो एंगल है, इट इज द एंगल ऑफ एंटी फ्लेक्शन। एंड ये कितना है बच्चों? इट इज 170 डिग्री। बच्चों दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल पोजीशन कितना होता है। नॉर्मली द यूट्रस इज एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स। एंटीवर्टेड में आ रहा है आपका वी एंड वी इज रिलेटेड टू वजाइना। तो अगर हम मेजर कर रहे हैं एंगल को रिलेशन टू दी वजाइना कर रहे हैं, एंड एंटीफ्लेक्शन में इन रिलेशन टू दी यूट्रस कर रहा है। और सर्विक्स बच्चों दोनों में कॉमन है, इधर भी हम सर्विक्स के कंपैरिजन में यूट्रस का एंगल लेते हैं और ऊपर भी एंटी वर्जन में सर्विक्स और वेजाइना के बीच का एंगल लेते हैं। इतना क्लियर है सबको? नाउ देयर आर डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज। यहाँ पर क्या है बच्चों? दिस इज द एंटीवर्टेड। यहाँ पर आप देख सकते हो आपकी जो यूट्रस है फॉरवर्ड बेंड है, ये ब्लैडर की तरफ बेंड है। अब इस वाले यूट्रस को ध्यान से देखो बच्चों, जस्ट लुक एट दिस यूट्रस। ये कहाँ पे बेंड है? टुवर्ड्स द रेक्टम। ये कैसे थी? टुवर्ड, दिस इज द ब्लैडर, दिस इज द रेक्टम एंड दिस इज द यूट्रस। तो ये कहाँ पे बेंड है? टुवर्ड्स द ब्लैडर। तो ये क्या हो गया? एंटीवर्जन। अब ये वाला जो सिनेरियो है, इट इज द रेट्रोवर्जन, कि यहाँ पर आपकी यूट्रस टुवर्ड्स द रेक्टम बेंड है। इतना समझ आया बच्चों? इज दैट क्लियर टू ऑल? इज दैट क्लियर टू ऑल? ओके ओके। आपको नॉर्मली इतना पता होना चाहिए बच्चों, व्हाट इज द नॉर्मल पोजीशन ऑफ द यूट्रस? नॉर्मल पोजीशन ऑफ द यूट्रस इज व्हाट? एंटीवर्जन एंड एंटीफ्लेक्शन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पाउच ऑफ डगलस इज सिचुएटेड बिटवीन, वेरी गुड, फटाफट फटाफट बच्चों के आंसर आ रहे हैं, वेरी हैप्पी फॉर यू। तो जितने आप आंसर करते रहो मैं आप पूरा ड्रॉ व्रॉ कर देती हूँ। जिसको नहीं पता प्लीज मेरे साथ आप नोट डाउन करोगे फटाफट से। तो इफ आई ड्रॉ हेयर अ स्ट्रक्चर, जो कि मैं कई बार ड्रॉ करती हूँ क्लास में, दिस इज कॉल्ड बच्चों व्हाट? दिस इज कॉल्ड द ब्लैडर। Here is the uterus. Okay, here is the uterus and this is called the rectum. This is the rectum. This is the bladder, uterus and rectum. Okay. अब हम यहाँ पर देखते हैं, there is a empty pouch-like structure between the uterus and vagina.
यहाँ पर आपका एक एम्प्टी स्पेस होता है, पाउच जैसा होता है, एम्प्टी पाउच होता है, which is called the what बच्चों, between what and what, between uterus, it is between uterus and vagina, and this pouch is called बच्चों, this pouch is called the pouch of Douglas. Is that clear to all बच्चों? This pouch is called the pouch of Douglas. It is between uterus and rectum. इतना समझ आया? This is very important. Okay. और फिर इसका दूसरा नाम बच्चों क्या है? Another name for this बच्चों, this is called the cul-de-sac pouch. And another name for this बच्चों, it is also called recto-uterine pouch. अगर क्वेश्चन में ऑप्शन में ये दोनों कुछ भी आएगा तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, दिस इज कॉल्ड द रेक्टो यूट्राइन पाउच. व्हाई दिस इज कॉल्ड रेक्टो यूट्राइन पाउच? बिकॉज इट इज बिटवीन यूट्रस एंड रेक्टम. जस्ट सपोज बच्चों यहाँ पर अगर इस तरीके से आपका क्वेश्चन होता, पाउच ऑफ डगलस इज सिचुएटेड बिटवीन यूट्रस एंड रेक्टम, या फिर ऐसे बोल सकते थे कि यूट्रस और रेक्टम के बीच में एक पाउच होता है, व्हाट इज कॉल्ड, तो आपके ऑप्शन में होता पाउच ऑफ डगलस, कल्डिसेक पाउच, रेक्टो यूट्राइन पाउच, या ऑल ऑफ दिस. देन आपका आंसर क्या होता बच्चों इसको सिनेरियो में? व्हाट विल बी योर आंसर? अगर क्वेश्चन में होता देयर इज अ एम्प्टी पाउच बिटवीन यूट्रस एंड रेक्टम, व्हाट इज इट कॉल्ड? पाउच डगलस, कल्डिसेक, रेट्रोयूटाइन, या फिर ऑल ऑफ दिस. तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी एग्जाम में, और हमने इसी को इतना डिटेल में इसलिए क्यों डिस्कस किया, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. और आपने अभी रिटन की क्लासेस में देखा भी है कि बच्चों यहाँ पर आपका रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी का ब्लड भी यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है, और यहाँ पर आप फिर क्या प्रोसीजर करते हो? कल्डी सेंटेसिस. आने वाली क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे, अभी नेक्स्ट क्लास में. ओके बच्चों, चलो. Which of the following is the functional unit of breast? Which of the following is the functional unit of breast? Please turn off your mic. किसी का ऑन है? ओके ओके. तो बहुत सारे बच्चों ने डी ऑप्शन दिया है, सबने आई गेस ऑलमोस्ट डी ऑप्शन दिया है. तो लेट्स डिस्कस कि एक्चुअल में व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेस्ट. सम आर आंसरिंग सी. चलो लेट्स डिस्कस इट. बच्चों क्या होता है कि देयर इज अ ब्रेस्ट टिश्यू. ओके, ब्रेस्ट के अंदर क्या होते हैं? यू हैव लोब्स. ओके, यू हैव लोब्यूल्स. लोब्स के अंदर क्या होगा? लोब्यूल होगा. और बच्चों लोब्यूल के अंदर यू विल हैव दी एसिनाई cells, and these acini cells is called the functional unit of breast. Okay, functional unit of breast is acini cells. Is that clear to all बच्चों? जिसको आंसर नहीं पता था वो अभी फटाफट से अपने नोट्स में लिखेगा, functional unit of breast is acini cell. Is that clear to all? Let's move on to the next question बच्चों. The term mitral screamers refers to what? Varying degree of abdominal pain during ovulation, pelvic girdle pain during pregnancy, lower abdominal cramp during menstruation, and intermittent uterine contraction during labor. Some are answering C, some are answering A. Again, some are answering C. Some are equal हो गया, 50-50 रेशियो हो गया. A का भी 50 है, C का भी 50 है. A का बढ़ रहा है. ओके.
ओके ओके, सी का भी बढ़ रहा है। तो बिफोर वेस्टिंग मच टाइम, देखो यूजुअली क्या होता है, देर इज व्हेन देर इज ओव्यूलेशन। बच्चों, इफ आई आस्क यू एट व्हाट डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल ओव्यूलेशन अकर्स, इन एन आइडियल सिनेरियो जहां पर 28 डेज की साइकिल है, वहां पर हम कह सकते हैं 14th डे पे आपका ओव्यूलेशन होता है। यस और नो बच्चों, 14 डे पे आपका ओव्यूलेशन होता है। ड्यू टू विच हार्मोन इट इज अकरिंग? इट इज अकरिंग ड्यू टू बच्चों व्हाट? एलएच सर्ज। बच्चों, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द रीजन बिहाइंड एलएच सर्ज, तो अगर मैं कहूं एलएच सर्ज किसकी वजह से हो रही है, सो द रीजन फॉर द एलएच सर्ज इज ईस्ट्रोजन। कैसे बच्चों? हमने प्रीवियसली देखा, जब भी एचपीओ एक्सिस आपकी एक्टिवेट हुई, एचपीओ एक्सिस एक्टिवेट हुई, वहां से एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल मिला। एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल मिला, एंटीरियर पिट्यूटरी ने क्या निकाला? एफएसएच निकाला। एफएसएच ने किस पे एक्ट किया? ओवरी पे एक्ट किया। ओवरी में क्या था बच्चों? आपके फॉलिकुलर सेल्स से। ठीक है, फॉलिकुलर सेल्स में क्या निकाला बच्चों? वहां से ईस्ट्रोजन। और ईस्ट्रोजन ने पॉजिटिव फीडबैक दिया। किसको दिया बच्चों पॉजिटिव फीडबैक दिया? इसने एलएच को दिया। जब उसने पॉजिटिव फीडबैक एलएच को दिया तो क्या रिलीज हुआ? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज हुआ। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि ईस्ट्रोजन की वजह से एलएच सर्ज हो रहा है। ड्यू टू ईस्ट्रोजन एलएच सर्ज इज अकरिंग। यस और नो बच्चों? अब एलएच सर्ज ने क्या कराया? जो आपका मियोसिस वन था, सॉरी, आपका प्राइमरी oocyte था, आपका जो प्राइमरी oocyte था बच्चों, वो किस स्टेज में अरेस्ट होता है? आपका प्राइमरी oocyte आपके मियोसिस वन के डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्ट था। ओके, तो इसने उसको रिज्यूम करवा दिया। यहां से हो गई मियोसिस टू, मियोसिस टू हुई और क्या रिजल्ट निकला आपका? सेकेंडरी oocyte बन गया। जब आपका सेकेंडरी oocyte बना, तब क्या होता है? इट इज कॉल्ड बच्चों व्हाट? ओव्यूलेशन। इस टाइम तक क्या होता है कि इसकी सेकेंडरी oocyte और प्राइमरी oocyte की खुद की अपनी ब्लड सप्लाई होती है। जब ये टूटता है, रप्चर होता है, सेकेंडरी oocyte निकलता है प्राइमरी oocyte से, तब उसकी कुछ ब्लड सप्लाई रप्चर होती है, तो ब्लड लॉस होता है। ब्लड लॉस मेनली बच्चों आर्टीरियल होता है, आर्टरी सप्लाई कर रही होती है उसको कुछ। अब आर्टरी सप्लाई कर रही है, तो अगर रप्चर होगा तो वो भी रप्चर होंगी, आर्टरी भी रप्चर होंगी। आर्टरी रप्चर होंगी तो वहां से निकलता है बच्चों ब्लड। ब्लड निकला, देयर इज स्लाइट ब्लड लॉस, नॉट मच, स्लाइट ब्लड लॉस। बट क्या कर रहा है वो ब्लड? ये ब्लड आपके पेरिटोनियम में जाके, पेरिटोनियम में जाके इरिटेशन कर रहा है। ओके, पेरिटोनियम में इरिटेशन कर रहा है, तो ड्यूरिंग ओव्यूलेशन पेरिटोनियम में इरिटेशन हो रही है, जिसकी वजह से फीमेल को एक्सटर्नली पेन फील होता है इन दी पेल्विक रीजन। ओके बच्चों, इज दैट क्लियर टू ऑल? ड्यू टू द पेरिटोनियल इरिटेशन उसको पेन फील होता है ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, एंड दिस पेन इज कॉल्ड बच्चों व्हाट? इट इज कॉल्ड द मिटल स्क्रीमर्स पेन। लेट मी चेक द स्पेलिंग मिटल स्क्रीमर्स पेन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द मिटल स्क्रीमर्स। इज दैट क्लियर टू ऑल? So the answer to this question is A and not C. Now let's discuss why not other options. पहला तो हमने देख लिया बाय डेफिनेशन, इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, और ओव्यूलेशन के टाइम पे जो पेन होगा इट विल बी द मिटल स्क्रीमस पेन। बट आप में से कुछ बच्चे लोअर एब्डोमिनल क्रैम्प ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन बोल रहे थे बच्चों। पहली बात तो इस ऑप्शन में ये गलती थी कि इन्होंने ओव्यूलेशन नहीं बोला। दूसरी बात, अगर ये ऑप्शन नहीं होता आपके एबीसीडी में तो आप इसको टिक कर सकते थे, बट यू हैव मोर करेक्ट ऑप्शन, दैट्स व्हाई वी आर चूजिंग ए रादर देन सी। पेल्विक कर्डल पेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में तो मिडल स्क्रीमर जैसा कुछ नहीं होता, और इंटरमिटेंट कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर, इससे भी कोई रिलेशन नहीं है। दैट्स व्हाई वी आर चूजिंग ए और नॉट सी, क्योंकि सी भी ठीक है, बट अगर इसमें ओव्यूलेशन नहीं लिखा और पहले वाले ऑप्शन में मेरे पास ओव्यूलेशन भी मेंशन है,
तो मैं मोर करेक्ट आंसर को चूज करूंगी। इज दैट क्लियर टू ऑल? दैट्स वाई हमने ए चूज किया ना कि सी। तो जिसने भी सी लगाया था, क्या उसको क्लियर है? प्लीज चैट बॉक्स में फटाफट लिखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से लिखो, जिसने भी सी लिया था क्या उसको समझ आया हमने ए क्यों लिया है? चलो फटाफट से इस क्वेश्चन को आंसर करो। फॉन्ट टेस्ट इज यूज्ड टू असेस व्हाट? फॉन्ट टेस्ट इज यूज्ड टू असेस व्हाट बच्चों? ओके, some are answering C, some are answering A. So there is 50-50 competition between A and C. So वैसे तो मैंने आपको ये टॉपिक नहीं पढ़ाया है, तो अब एमसीक्यू में आ गया तो अच्छी बात है, हम पढ़ लेते हैं। अब पढ़ लेते हैं इसको। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बच्चों ए, ओव्यूलेशन। पॉन्ट टेस्ट इज स्पेसिफिकली फॉर्म ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। बच्चों होता क्या है, जब भी हम लोग जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है बच्चों, आपका वेजाइनल डिस्चार्ज है, आपने उसको पकड़ा और उसको स्प्रेड कर दिया स्लाइड के ऊपर, स्प्रेड ऑन दी स्लाइड। और उस स्लाइड को फिर आपने किससे चेक किया? हमने देखा किसमें? माइक्रोस्कोप में। जब हमने उस वेजाइनल डिस्चार्ज को, जब मेंस्ट्रुएशन का ओव्यूलेशन चल रहा है, तो जब हमने उसको स्लाइड पे वेजाइनल डिस्चार्ज को देखा, तो हमें कुछ इस तरीके के अपीयरेंस दिखे बच्चों। हमें वेजाइनल म्यूकोजा कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये देखो, ये अगर आप देखो तो ये पैटर्न कुछ फॉर्न ट्री जैसे नहीं है? फॉर्न का ट्री सबने देखा है ना, वो कश्मीर में पहाड़ों में जो होता है। आप लोगों को तो और अच्छे से पता होगा। ठीक है, तो इस टाइप का कुछ पैटर्न दिखता है फॉर्न ट्री जैसा। उसके जो प्लांट होता है फॉर्न के ट्री जैसा हमारा पैटर्न बनता है, ड्यूरिंग ओव्यूलेशन बनता है। देखो, नॉर्मल एंटायर मेंस्ट्रुएशन में नहीं बन रहा, स्पेसिफिकली ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। तो अगर समझ लो कोई फीमेल आई है और हमें चेक करना है उसका ओव्यूलेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, या ओव्यूलेशन चल रहा है, तो हम उसका वेजाइनल म्यूकोसा टेस्ट करेंगे, स्लाइड पे चेक करेंगे और हमें ऐसा कुछ पैटर्न दिखेगा। तो हम ये सजेस्ट कर सकते हैं दैट दिस पैटर्न इज सजेस्टिव ऑफ व्हाट बच्चों? दिस पैटर्न इज सजेस्टिव ऑफ ओव्यूलेशन। ओके, दिस पैटर्न इज सजेस्टिव ऑफ ओव्यूलेशन। ठीक है, और अगर एक और चीज ये सजेस्ट करता है बच्चों, एमनोटिक फ्लूइड को भी सजेस्ट करता है। सपोज करो, ये तो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल की मैंने बात करी। इफ देयर इज अ प्रेग्नेंट फीमेल, ओके, इफ देयर इज अ प्रेग्नेंट फीमेल और हमने उसके वेजाइनल डिस्चार्ज को माइक्रोस्कोप में चेक किया, ठीक है, माइक्रोस्कोप में चेक किया और हमें कुछ ऐसा फॉरेन पैटर्न मिला, तो हम फटाफट से बोल सकते हैं कि यहाँ पर प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो चुका है। देर इज प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड फैल गया है हर जगह। ये प्रेजेंस करता है एमनियोटिक फ्लूइड को भी, अगर हम उसमें स्लाइड करते हैं आपके माइक्रोस्कोप में, तो भी हमें फॉर्न पैटर्न दिखता है। और अगर प्रेग्नेंट फीमेल में फॉर्न पैटर्न दिख रहा है, दैट मीन्स उसका एमनियोटिक फ्लूइड पूरे, एमनियोटिक फ्लूइड रप्चर हुआ है, मेम्ब्रेन रप्चर हुआ है, जिससे एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आया है और वेजाइनल डिस्चार्ज में एमनियोटिक फ्लूइड मिक्स हो गया है। वो मिक्स कैसे हुआ है? जब मेम्ब्रेन रप्चर हुई है। तो ये इस चीज का भी सजेस्टिव होता है। अगर हम प्रेग्नेंट फीमेल होते हैं और अगर हमें फॉरेन टेस्ट पॉजिटिव मिलता है, तो हम कह सकते हैं देयर इज रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन। ये पॉइंट क्लियर है बच्चों? जस्ट राइट इट डाउन। ये सिनेरियो तो हमने, ये क्या हो गया? ओके, इन प्रेग्नेंट फीमेल, ओके, इन प्रेग्नेंट फीमेल क्या हो रहा है? अगर हम वेजाइनल डिस्चार्ज को माइक्रोस्कोप में चेक करते हैं, ठीक है,
तो हमें ऐसा पैटर्न दिख रहा है। तो ये फन पैटर्न किसकी वजह से आया प्रेग्नेंट फीमेल में? ड्यू टू एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है। और अगर एमनियोटिक फ्लूइड है तो मैं इससे सजेस्ट कर सकती हूँ कि वेजाइनल डिस्चार्ज में देर इज एमनियोटिक फ्लूइड मिक्स हो गया है। ओके, एमनियोटिक फ्लूइड मिक्स हो गया है, दैट मीन्स देर इज रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स। तो ये दो चीजें हमें बताता है। प्रेग्नेंट फीमेल में तो ये रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन को बताएगा, और नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में ये हमें जानकारी देगा अबाउट दी ओव्यूलेशन, क्योंकि ओव्यूलेशन के टाइम में भी फर्न पैटर्न दिखता है। इज दैट क्लियर टू ऑल बच्चों? ये पॉइंट क्लियर है? ये मैंने पढ़ाया नहीं था आपको, बट ये क्यों आया तो आप प्लीज अपने नोट्स में ऐड कर लो या साइड में कहीं नोट बना के लिख लो कि फर्न टेस्ट आपके दो चीज बताता है। फर्न टेस्ट आपकी दो चीज बताएगा। प्रेग्नेंट फीमेल में किसका बताएगा? प्रेग्नेंट फीमेल में बताएगा अबाउट दी ओव्यूलेशन, एंड नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में ये बताएगा अबाउट rupture of membrane. Is that clear to all? Is that clear to all? Should we move further? Okay. The increase in basal body temperature after ovulation is due to what? जो आपका नॉर्मली बेसल बॉडी टेम्परेचर होता है, ये इंक्रीज हो जाता है। इट इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ बच्चों, इट इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। यस और नो? इट इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन बच्चों। इट इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, यस और नो? चलो। Now you all will answer me about this, bachcho. Early pregnancy is maintained by which hormone? Early pregnancy is maintained by which hormone? A. Placenta, B. Corpus luteum, C. Breast, or D. Graafian follicle. So all are answering it right. Early pregnancy is maintained by corpus luteum. बच्चों बट क्या देखते हैं बच्चों, क्या होता है अर्ली प्रेगनेंसी में? क्यों कॉर्पस ल्यूटियम कर रही है मेंटेन? वाई कॉर्पस ल्यूटियम इज मेंटेनिंग? क्योंकि क्योंकि प्लेसेंटा इज नॉट फॉर्म। कैसे होना बच्चों? प्लेसेंटा नॉट फॉर्म। और अगर प्लेसेंटा नहीं बचा बना है तो कैसे स्टार्टिंग में सपोर्ट मिलेगा? तो स्टार्टिंग में जो सपोर्ट है यूट्रस को वो सब कॉर्पस ल्यूटियम कर रही है। और कैसे कर रही है? बाय रिलीज प्रोजेस्टेरॉन। यस और नो बच्चों? बाय रिलीजिंग प्रोजेस्टेरॉन। और प्लेसेंटा कितने टाइम में बच्चा पता है बच्चों? प्लेसेंटा को बनने में लगते हैं 12 वीक्स। तो टिल 12 वीक्स corpus luteum is maintaining pregnancy. और आफ्टर 12 वीक्स कौन करेगा? आफ्टर 12 वीक्स प्लेसेंटा विल मेंटेन। यस और नो बच्चों? आफ्टर 12 वीक्स प्लेसेंटा विल मेंटेन। इफ आई आस्क यू, नॉन प्रेग्नेंट फीमेल है, कॉर्पस ल्यूटियम बना, कॉर्पस ल्यूटियम अगर नॉन प्रेग्नेंट फीमेल है तो ये मर जाएगा। मर जाएगा तो फिर ये क्या किस चीज में ट्रांसफॉर्म हो जाता है बच्चों? कॉर्पस ल्यूटियम, इट बिकम्स व्हाट बच्चों? इट बिकम्स कॉर्पस, कॉर्पस एल्बिकन्स। यस और नो बच्चों? इट बिकम्स कॉर्पस एल्बिकन्स। क्या क्या हार्मोन निकालता है कॉर्पस ल्यूटियम? आपका प्रोजेस्टेरॉन निकालता है। ओके, इनिबिन निकालता है,
सबसे ज्यादा जो हार्मोन निकलता है वो प्रोजेस्टेरॉन है। प्रोजेस्टेरॉन मैक्सिमम अमाउंट में निकालता है। इन्हीं निकालता है, स्लाइट स्लाइट ईस्ट्रोजन भी निकालता है। बट इफ आई आस्क जो व्हाई menstruation occur, why there is shedding of endometrium? Because shedding of endometrium is due to dip in progesterone. जैसे ही बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन की कमी होगी, वैसे ही एंडोमेट्रियम क्या हो जाएगी बच्चों? शेड हो जाएगी। ये बात सबको क्लियर है बच्चों? तो ड्यू टू दी प्रोजेस्टेरॉन आपकी एंडोमेट्रियम मेंटेन रहती है। अगर कॉर्पस ल्यूटियम डाई करता है तो कॉर्पुलेट एल्बिकन्स बनते हैं। तो जो भी हार्मोन्स कॉर्पस ल्यूटियम निकाल रहा था वो नहीं निकलेंगे। कौन सा हार्मोन निकाल रहा था? प्रोजेस्टेरॉन। अब प्रोजेस्टेरॉन नहीं है, प्रोजेस्टेरॉन नहीं है तो एंडोमेट्रियम शेड होगी और हमारी क्या नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। इज दैट क्लियर टू ऑल? सॉरी। पेनफुल मेंस्ट्रुएशन इज टर्म्ड एज Painful menstruation is termed as menorrhagia, dysmenorrhea, metorrhagia, hypomenorrhea. Okay, I guess you all are answering it right. Painful menstruation is called the dysmenorrhea. If I ask you all, बच्चों, about painful intercourse, then what will be your answer, बच्चों? If I ask you about the painful intercourse, what will be your answer? So we are using the term dyspareunia. ठीक है बच्चों? Dyspareunia is used for the painful intercourse, and if I ask about the painful menstruation, we will use the term dysmenorrhea. And there are another terms like menorrhagia. Menorrhagia is called बच्चों what? Menorrhagia is heavy bleeding. Okay? Menorrhagia is heavy bleeding. Metorrhagia is intermenstrual bleeding. And hypomenorrhea is decreased menstrual cycle. Is that clear to all? चलो, vaginal bleeding between regular menstruation is known as, फटाफट आंसर करो, vaginal bleeding between regular menstruation is known as, it is called as metorrhagia. तो menstruation के बीच में vaginal bleeding हो रही है तो मैं क्या इसको intermenstrual bleeding कह सकती हूँ? Can I called it intermenstrual bleeding? If there is intermenstrual bleeding, then we are using the term metorrhagia. Is that clear to all? Dyspareunia is used for the बच्चों what? Painful intercourse. What is the full form of DUB? फटाफट इसका आंसर करो. What is the full form of DUB? Direct uterine bleeding, direct uterine blood vessels, dysfunctional uterine bleeding, or disturbed uterine bleeding. DUB is dysfunctional uterine bleeding. Full form of DUB is dysfunctional uterine bleeding. Bachcho, these kind of questions are very important for the perspective of the state exams. क्यों? Because these are the one liners. Yes or no बच्चों? या तो आपको इसका आंसर आता है या नहीं आता है. दो ही सिनेरियो बनते हैं. एक सेकंड में आप इसको कर सकते हो. और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं आपके स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स में. यस और बच्चों, इफ यू ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट गवर्नमेंट तो आपको इस टाइप के वन लाइनर्स बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए. किसी चीज की फुल फॉर्म हो गई, किसी चीज का कोई स्पेसिफिक सिम्टम हो गया, वो आपको पता होना चाहिए. वो तो फुल फॉर्म ऑफ द डीयूबी इज डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग. सो अगर मैं आपसे पूछूं एयूबी, एयूबी इज एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग. देयर इज अनदर टर्म, डिसफंक्शनल इज, डीयूबी इज डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग एंड एयूबी इज द एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग. यस और नो बच्चों? क्या होता है एबनॉर्मल? इसमें होता है हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है. इस एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के अंदर बहुत सारे डिजीज आती है, बहुत सारी चीजें आती है.
और इसकी एक पूरी ओवरऑल एक शेडो कैटेगरी है, अम्ब्रेला के अंदर आता है ये। क्या है वो अम्ब्रेला? इट इज द एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, और इसके अंदर बहुत सारी कंडीशंस हैं। और इसका मेन क्या सिम्टम होता है सबका? देर इज हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, देर इज इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। ठीक है, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है। अब इसके बहुत सारे कॉज हो सकते हैं। तो वी हैव लर्न वन न्यूमोनिक विच इज कॉल्ड द बच्चों व्हाट? पाम एंड कॉइन, COEIN. We have learned the mnemonic PALM, palm, and COEIN, coin. Yes or no बच्चों? ओके, तो हमने दो चीजें पढ़ी, palm and coin. This is for the abnormal uterine bleeding. Listen to me very carefully. Okay, तो palm है, एक coin है। अगर हम palm, there are structural cause, और स्ट्रक्चरल कॉज में क्या आ गया? पाम। स्ट्रक्चरल कॉज मतलब कुछ यूट्रस के स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है। और नॉन स्ट्रक्चरल कॉज क्या हो सकते हैं? कि यूट्रस में कोई और दिक्कत नहीं है, बट इंटरनली कहीं किसी और ऑर्गन की वजह से या किसी और रीजन की वजह से हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है। तो लेट डिस्कस वन बाय वन। P is used for the polyp. Polyp is like this kind of growth inside the uterus. कोई भी एक ग्रोथ हो जाएगा जिसका एक पेडंकल होता है, ट्री लाइक ग्रोथ, यहाँ पे पेडंकल होगा उसके ऊपर। सपोज करो दिस इज द पॉलिप, इस तरीके से इन द यूट्राइन कैविटी। अब ये यूट्राइन कैविटी में भी हो सकते हैं, आउटसाइड यूट्राइन कैविटी भी हो सकते हैं। स्टॉक होगा इसका, दिस इज कॉल्ड द पॉलिप। दिस इज वन ऑफ द स्ट्रक्चरल कॉज कि अगर यूट्रस के अंदर पॉलिप लाइक ग्रोथ है तो उसको मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है। देन देयर इज एडिनोमायोसिस, देयर इज एबनॉर्मल ग्रोथ इन द मायोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। यस और नो बच्चों? Then there is another cause, leiomyoma. Then there is another cause, malignancy. Malignancy मतलब malignant ट्यूमर। यूट्रस के अंदर कोई भी टाइप का malignant ट्यूमर है, उस केसेस में भी फीमेल कंप्लेन करती है कि उसको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, लियोमाइमा इज अनदर नेम फॉर द फाइब्रॉइड ग्रोथ। बच्चों फाइब्रॉइड क्या होता है? इट इज द बिनाइन ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर क्या होता है बच्चों? द ट्यूमर विच इज नॉन कैंसरस। ओके, एक्चुअल कॉज क्या होते हैं एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के? कि यूट्रस के स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत है। अब इसके लिए हमने एक न्यूमोनिक बनाया, पाम। P फॉर पॉलिप, A फॉर एडिनोमायोसिस, L फॉर लियोमायोमा एंड M फॉर malignancy. Then there are another causes, non-structural causes, COEIN, coin. C for coagulopathy, कोई भी कोगुलोपैथी का डिसऑर्डर, फॉर एग्जाम्पल कि फीमेल के क्लॉटिंग फैक्टर में, क्लॉटिंग फैक्टर का कोई डिसऑर्डर है, तो क्लॉटिंग फैक्टर ढंग से नहीं बनेंगे तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा, उसका थिन होगा ब्लड, और देयर आर हाई चांसेस ऑफ दी किसकी? ब्लीडिंग की। यस और नो बच्चों? देन देयर आर ओव्यूलेटरी कॉज। ओव्यूलेटरी कॉज में बच्चों क्या आ सकता है? पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम आ सकता है, या फिर ओवरी के अंदर बहुत सारे सिस्ट बन गए हैं, फिर अगर वो अजीब तरीके से वो करेंगे, बस्ट करेंगे, तो देयर विल बी सिम्टम्स ऑफ ब्लीडिंग। ओवरी के अंदर कुछ सिस्ट की फॉर्मेशन है या ओवरी का कोई कॉज है, दैट इज कॉल्ड द ओव्यूलेटरी कॉज। दीज आर द नॉन स्ट्रक्चरल कॉज, मतलब ये यूट्रस के स्ट्रक्चर से रिलेटेड नहीं है। फिर देयर इज एंडोमेट्रियल कॉज, कि एंडोमेट्रियम में कोई दिक्कत है। इट कैन बी एंडोमेट्रियोसिस। बच्चों एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है? जब हर महीने आपकी नई एंडोमेट्रियम बनती है, नई बनती है एंडोमेट्रियम। अब अगर एंडोमेट्रियम यूट्रस के बाहर चली जाए, आउटसाइड यूट्रस बन जाए, आउटसाइड यूट्रस एंडोमेट्रियम की ग्रोथ हो जाए, दिस इज कॉल्ड द एंडोमेट्रियोसिस। और इस केस में भी एक्सपीरियंस करती है एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। देन देयर इज अनदर कॉज, इट्रोजेनिक। इट्रोजेनिक भाई हमने एक आइसोलेटेड कैटेगरी बना दी, हमने सब देख लिया, कोई मैच नहीं कर रहा है, लेकिन स्टिल फीमेल इज हैविंग डिसफंक्शनल यूट्राइन और एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई अनआइडेंटिफाइड है, हमें नहीं पता क्या रीजन है, अननोन कॉज है विच इज नॉट आइडेंटिफाइड येट, दैट इज कॉल्ड इट्रोजेनिक। कुछ भी हो सकता है, वो जो आइडेंटिफाई नहीं हुआ उसको बोल दे इट्रोजेनिक। यस और नो बच्चों? आई विल प्रोवाइड दिस PDF टू ऑल ऑफ यू।
तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ पर अच्छे से मैंने नोट्स में लिखा हुआ है। बस आपको इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, आपको इतना पता होना चाहिए कि एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के कॉज क्या है। तो देयर आर टू कॉज। फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल कॉज। स्ट्रक्चरल कॉज का क्या मतलब होता है कि यूट्रस के स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत है। सेकेंड वन इज नॉन स्ट्रक्चरल कॉज, की यूट्रस के स्ट्रक्चर में नहीं है दिक्कत, कहीं और कुछ दिक्कत है। तो स्ट्रक्चरल के लिए हमने यूज किया पाम, और नॉन स्ट्रक्चरल के लिए कॉइन। P for polyp, adenomyosis, leiomyoma, and malignancy. C for coagulopathy, ovulatory, endometrial, heterogenic, and not identified. Yes. Is that clear to all? Should we move on to the next question, बच्चों? Now you all फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर करो. Fertilized ovum is implanted in uterus after. Okay. So you all are right, बच्चों. It is implanted it after 6 days. बच्चों, these kind of questions are very confusing. देखो अभी तो आपने थोड़ा सा पढ़ा है, तो आपको पता है कि आपने दो तीन चीजें याद की है। फोर्थ डे पे कुछ हो रहा है, सिक्स्थ डे पे कुछ हो रहा है। सिक्स्थ डे पे आपकी इम्प्लांटेशन हो रही है, बट एग्जाम के स्ट्रेस की वजह से आप एट्थ डे में भी कंफ्यूज हो सकते हो। तो ये आपको बहुत अच्छे से मेमोराइज करने वाली चीज है। सिक्स्थ डे पे आपकी क्या हो रही है बच्चों? ऑन द सिक्स्थ डे आपका क्या हो रही है? इम्प्लांटेशन हो रही है। यस और नो बच्चों, देयर इज इम्प्लांटेशन गोइंग ऑन इन द सिक्स्थ डे। और मैं इसको कैसे बोल सकती हूँ कि आपका ओवम था यहाँ पर, ओवम ने स्पर्म के साथ फर्टिलाइज किया, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हुआ। यस और नो, देयर इज फर्टिलाइजेशन आकर, और क्या हो गया? जाइगोट बन गया। ओके, ये 30 आवर्स के बाद जाइगोट बन गया। अब जाइगोट के अंदर कौन सी टाइप की डिवीजन हुई बच्चों? माइटोटिक डिवीजन। ओके, माइटोटिक डिवीजन होने के बाद वो 1 से 2 बना, 2 से 4 बना, 4 से 8 बना। फिर क्या बना बच्चों? मोर्यूला बन गया। मोर्यूला कितने सेल स्टेज होता है बच्चों? मोर्यूला इज 16 सेल्ड स्टेज। मोर्यूला के बाद वो किस में बन गया बच्चों? ब्लास्टोसिस्ट में। और इस स्टेज पर क्या होती है बच्चों? आपकी इम्प्लांटेशन होती है। एट द ब्लास्टोसिस स्टेज आपकी इम्प्लांटेशन होती है। और ब्लास्टोसिस स्टेज में कौन से डे पे होती है? एट द सिक्स्थ डे। इफ आई आस्क यू ऑल, इन ह्यूमन बींग्स विच काइंड ऑफ इम्प्लांटेशन अकर? इम्प्लांटेशन किस टाइप की होती है बच्चों? टाइप ऑफ द इम्प्लांटेशन इज इंटरस्टिशियल। यस और नो बच्चों? टाइप ऑफ इम्प्लांटेशन इज इंटरस्टिशियल। क्या मतलब होता है इंटरस्टिशियल का? मतलब कि इफ this is your endometrium and this is your zygote, sorry, this is your blastocyst, तो ये इम्प्लांटेशन इनसाइड एंडोमेट्रियम होती है, डीप इनसाइड एंडोमेट्रियम होती है। अब एंडोमेट्रियम के नीचे और भी लेयर्स होते हैं बच्चों। फॉर एग्जाम्पल, एंडोमेट्रियम के नीचे आपकी मायोमेट्रियम की लेयर है, मायोमेट्रियम के नीचे आपकी पेरीमेट्रियम की लेयर है। बट ये रुक जाती है एट एंडोमेट्रियम। एंड विल यू आंसर मी कि कौन सी ऐसी स्पेसिफिक चीज है तो उसको एंडोमेट्रियम से बाहर जाने से रोकती है? विच लेयर इज प्रेजेंट? सो देयर इज स्पेसिफिक लेयर विच इज प्रेजेंट, विच इज कॉल्ड द बच्चों व्हाट? निटाबुच लेयर। वेरी गुड, निटाबुच लेयर। और ये जो निटाबुच लेयर है, ये प्रिवेंट करती है इम्प्लांटेशन को इनसाइड मायोमेट्रियम, वहीं पे रोक देती है एंडोमेट्रियम के। तो किस टाइप की हुई बच्चों? इंटरस्टिशियल हुई। यस और नो बच्चों? कौन से डे पे हुई? सिक्स्थ डे पे हुई। ओके, व्हाट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन बच्चों? मोर्यूला इज अ स्टेज ऑफ, मोर्यूला इज स्टेज ऑफ, फटाफट आंसर करो। मोर्यूला इज 16 सेल स्टेज। अब हमने देखा था मोर्यूला इज 16 सेल स्टेज, दिस इज द मोर्यूला।
दिस इज 16 सेल। ओके, इसके बाद ये किसमें बनता है बच्चों? इट बिकम व्हाट वॉच, बट बच्चों व्हाट? ब्लास्टोसिस्ट। ओके, इट बिकम्स ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है? दिस इज योर मोरूला। अब उसके अंदर और डिवीजन होके, एक तो इसने लेयर्स ने अपने पेरिफेरी में अपने आप को अरेंज कर लिया, एक ने पेरिफेरी में अपने आप को अरेंज कर लिया, और कुछ लेयर्स ने अपने आप को अरेंज कर लिया है ऐसे थोड़ा सा साइड में। बच्चों दिस इज कॉल्ड बच्चों व्हाट? ट्रोफोब्लास्ट। यस और नो? दिस इज कॉल्ड द ट्रोफोब्लास्ट, and these are called the inner cell mass. Yes or no? This is called the inner cell mass. अब ये जो ट्रोफोब्लास्ट है ये फर्दर प्लेसेंटा बनाएगा, इनर सेल मास आपका एम्ब्रियो बनाएगा। यस और नो? अब क्या है, यहाँ पर एक कैविटी है विच इज कॉल्ड दी बच्चों, क्या कैविटी का नाम है? ब्लास्टोसील। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्लास्टोसील कैविटी, इस स्ट्रक्चर का नाम होता है ब्लास्टोसिस्ट, और इस स्टेज में ये इम्प्लांटेशन करता है। यस और नो बच्चों? यस और नो? इज दैट क्लियर टू ऑल? चलो, after fertilization, implantation bleeding usually occur after approximately how many days? Just answer this question बच्चों ध्यान से, just listen to this question very very carefully. After fertilization, implantation bleeding usually occurs approximately how many days? So the answer to this question is बच्चों what? 6 to 10 days. देखो इन्होंने पूछा the implantation bleeding. Okay, मतलब इम्प्लांटेशन के टाइम पे जो ब्लीडिंग होते हैं। विल यू आंसर मी कि व्हाट इज दिस कॉल्ड बच्चों? इम्प्लांटेशन के टाइम पे जो ब्लीडिंग हो रही है, सम फीमेल्स आर एक्सपीरियंसिंग अ काइंड ऑफ ब्लीडिंग ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन, एंड दिस इज कॉल्ड द बच्चों व्हाट? हार्टमैन साउंड साइन। ब्लीडिंग ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन इज कॉल्ड द हार्टमैन साइन। ओके, और ये कब होती है बच्चों इम्प्लांटेशन? इट इज 6th डे, और आपको सबसे ज्यादा जो क्लोज रेंज है इट इज 6 to 10 डेज के अंदर। यस और नो बच्चों? अगर 6th डे में आपकी इम्प्लांटेशन हुई होगी तो उसी के आसपास ब्लीडिंग हुई होगी। यस और नो बच्चों? तो इन्होंने डायरेक्टली ना पूछ कर कि इम्प्लांटेशन कब हो रहा है, इन्होंने थोड़ा सा घुमा फिरा दिया क्वेश्चन को। इन्होंने बोला इम्प्लांटेशन के टाइम पे जो ब्लीडिंग हो रही है वो कब हो रही है। अगर आपका इम्प्लांटेशन 6th पे हो रहा है तो 7th 8th डे पे ब्लीडिंग हो सकती है या उसी दिन हो सकती है। तो आपको एक इन्होंने रेंज दे दी, और आपकी क्लोजेस्ट रेंज है 6 to 10 डेज। सो योर आंसर इन दिस सिनेरियो विल बी 6 to 10 डेज। यस और नो बच्चों? ओके, लेट्स स्टॉप दिस क्लास अभी यहीं पर, बहुत लंबी हो गई ना क्लास बच्चों। ओके, या पढ़ना है आगे? जल्दी बताओ। गर्मी तो है, नो लाइट, सीरियसली? सारे बच्चे एक जैसे हो? एक बच्चे ने नहीं बोला कि मैम पढ़ना है। ओके, ठीक है, तो फिर मैं एक काम करूंगी, आपको कल ही इसकी पीडीएफ दूंगी। कंटिन्यू टिल मॉर्निंग। जूम यूजर तुम तो बात ही मत करो इस बारे में, अभी अभी चला दोगे कुछ पेन पेंसिल इस पे। मैं कह रही हूँ, नहीं नहीं आज नहीं करूंगी ना बच्चों, आज अगर मैंने कर दिया इसमें और भी क्वेश्चंस हैं, फिर कल करती हूँ आपको पीडीएफ शेयर। ओके, मैं वो नहीं हूँ। ओके ओके, तुम वो नहीं हो, मैं समझ गई। हाँ वैसे बहुत सारे बच्चे जूम यूजर के नाम से करते हैं। सो मैनी जूम यूजर हेयर मैम, यस। तभी मैं बोलती हूँ ना अपने नाम से एंट्री करो। बताओ कोई और जूम यूजर मेरी वजह से, उसकी वजह से जिसने गलती किया, मैं किसी और जूम यूजर को टारगेट कर रही हूँ, बेचारा जूम यूजर यार। चलो कोई बात नहीं,
मैं आपको पीडीएफ कल शेयर करूंगी, क्योंकि इसमें और भी फिर एमसीक्यूज हैं, फिर ऐसे मजा नहीं आएगा ना क्लास में, पहले आपको पता चल जाएगा तो। ठीक है, तो आफ्टर कंप्लीटिंग टुमारोज क्लास आई विल शेयर द पीडीएफ। श्योर बच्चों, श्योर। बोलती हूँ। वैसे मैंने, उन्होंने शायद कुछ शेयर भी किए हैं, है ना? तो हाउ वाज द टुडे सेशन बच्चों, कैसा लगा आज का आपको? ओके। ओके, तुम्हारा नाम आज से जूम यूजर 2, तुम अपना नाम बदल लो यहाँ पे जूम यूजर से, जो भी जूम यूजर नहीं है। कुछ नया सीखने को मिला? चला कैसे कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर को, कैसे आपको मोर क्लोज आंसर को लाना है, कैसे नेगेटिव कम करना है, बहुत ध्यान से बच्चों। पेपर क्रैक करना इज वेरी इजी, मैं ये नहीं कहूंगी बहुत टफ है। बस ये है कि आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना होता है। ठीक है, और आपको ऑप्शन को बहुत चूज करके चेक करना है कि भाई ये नहीं है, हम ये जैसे चूज कर रहे हैं वो 100% ठीक तो है। ऐसे 2-3 बार क्वेश्चन पढ़ो, 2-3 बार ऑप्शन पढ़ो, और ऑटोमेटिकली आप मोस्ट करेक्ट आंसर को हमेशा चूज करो। ओके बच्चों? और इसी तरीके से रिवाइज करते रहोगे तो आपको पेपर ऐसे चुटकियों में क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बस यही है, थोड़ा मुझे टाइम का इशू लगता है। ओके, कि हम थोड़ा लेट हो जाते हैं समझा एक्सप्लेन करने के चक्कर में क्लास को ना। चलो फिर, गुड नाइट बच ओके, गुड नाइट बच्चों। भूल ही गए थे बच्चों, भूलना नहीं है, देखो रिवाइज करते रहना है। ओ यार, यार ये नाता, प्लीज ट्रांसलेट दिस, आई डोंट अंडरस्टैंड यू। अच्छा, गुड नाइट बोल रहे होगे तुम लोग, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट एनी, राइट? गुड नाइट बच्चों। कोई बात नहीं, आईफोन वीडियो इसमें अपलोड हो जाएगी, और आज की वीडियो में शायद सब बच्चे बहुत अटेंटिव थे, तो ज्यादा डिस्टरबेंस भी नहीं है, तो जिसने अगर अटेंड नहीं किया सेशन वो अपने वीडियोस को देख लेगा। ओके बच्चों, गुड नाइट बच्चों, कल मिलते हैं इसी टाइम पर 8 8 PM पे। और टेक केयर ऑल ऑफ यू। गुड नाइट, बाय बाय।